नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ अजय मसंद। अजय, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी। नजर अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफ ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। कहा, उन चैंपियनों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने डेफ ओलंपिक्स में भारत का मान बढ़ाया। तीरंदाजी में विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने आज 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से, और कल से फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफ ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ आज सुबह मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो हमारे उन चैंपियनों के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने डेफ ओलंपिक्स में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूरे दल ने इतिहास रचा है और हर भारतीय के चेहरे पर वो मुस्कान लाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और वो उनमें अपने जुनून और दृढ़ संकल्प देख सकते थे। भारत ने डेफ ओलंपिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय दल की। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेशली डेफ ओलंपिक्स में जो शूटर्स ने जो प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें 8 गोल्ड मेडल में और इतने सारे जो मेडल्स आए हैं, उनमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान शूटर्स का ही रहा है। एंड कहा जाए तो शूटर्स इतना अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। ओलंपिक्स में, ऑफ कोर्स टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस काफी डिप किया था। 15 शूटर गए थे और कोई भी मेडल नहीं ला पाए थे। उसके बाद जैसे पैरालंपिक्स में, टोक्यो में पैरालंपिक्स हुए, उसके बाद डेफ ओलंपिक्स हुए, उसमें जो ज्यादातर जो मेडल्स आ रहे हैं इंडिया के, वो ज्यादा शूटिंग में आ रहे हैं। एंड मैं पूरा क्रेडिट दूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई टीम आती है तो उसका जो है हौसला अफजाई करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको फोन करते हैं, उनसे चैट करते हैं, जहां भी वो टीम है, चाहे वो टोक्यो में हो, चाहे जहां भी हो, ओलंपिक्स में हो, जहां भी इवेंट में हो, जहां भी अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं, और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। और बार बार ये हो रहा है, और इससे जो है एक प्रोत्साहन ही मिलेगा आगे जो है। और मेडल्स की जो ओलंपिक्स आएंगे, पेरिस है, बहुत सारे एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसमें जो है उत्साह बढ़ेगा खिलाड़ियों का और प्रदर्शन और अच्छा होगा। बाकी अजय, अब खिलाड़ी अगर पदक जीतते हैं तो उन्हें रहता है कि फोन कब आएगा प्रधानमंत्री का। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, बहुत बिल्कुल ऐसा है कि चाहे वो रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो या 2 बजे हो, जो भी टाइम जोन हो, प्रधानमंत्री जी जो हमारे, वो हमेशा ही इंश्योर्स कि वो जरूर उनसे एथलीट से बात करें और उनका उत्साह बढ़ाएं। अजय, खेलों की दुनिया में आपका एक लंबा अरसा रहा है। पिछले 1-2 साल के अंदर खेलों में हम जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, सरकार जो योजनाएं लेकर आ रखी है, सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है, प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या आपने इससे पहले कभी कुछ इस तरह का सुना या देखा? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने रियो ओलंपिक्स का प्रदर्शन देखा, जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, उसके बाद उन्होंने काफी सारी कमिटीज बनाई जी, और एक कोर ग्रुप ऑफ प्रोबेबल्स के लिए स्पेशल एक फंड जो है अलग से रखा गया, जिसको जो है मतलब उससे इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। जितने भी अब प्लेयर्स हैं आज की तारीख में, उनको कभी भी जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ रिक्वेजिशन देते हैं और उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, या जैसे भी है, या किसी इवेंट में जा रहे हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है इंटरनेशनल। देखिए, फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो होती है बहुत ही महंगी पड़ती है, जिसमें जैसे अगर आप एम्यूनिशन ले लीजिए, कार्ट्रिज ले लीजिए फॉर शूटर्स, पैलेट्स ले लीजिए, गन्स ले लीजिए, जैवलिन ले लीजिए, अपना नीरज चोपड़ा का जैवलिन इतना महंगा। तो और जितनी भी ट्रेनिंग है फॉरेन एथलीट्स, फॉरेन कोचेस के लिए, फॉरेन कोचेस हायर करना, तो सारा का सारा जो है ये टारगेट ओलंपिक स्कीम, TOPS कहते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके तहत जो है पूरा का पूरा एथलीट्स को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जो टारगेट ओलंपिक स्कीम के अंडर में है, उनका परफॉर्मेंस पूरा मॉनिटर करा जा रहा है, और उनको जो भी चाहिए, जितना भी उनको मदद हो सकती है सरकार से, वो कर रही है। और इसका नतीजा बिल्कुल सामने आ रहा है। भारत लगातार सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे खेलों में प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हम पहले कम ही जानते थे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में, जहां भारत ने विश्व कप स्टेज 2 में 3 पदक आज अपने नाम किए, और इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 5 पदक जीत लिए हैं। सुनते हैं आज हुए मुकाबलों पर अतहर की रिपोर्ट।
दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में आज भारतीय पुरुष टीम ने कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में मोहन भारद्वाज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी फ्रांस के माइक स्कॉल्सर से फाइनल हार गए और रजत पदक अपने नाम किया, जबकि कंपाउंड में मिक्स टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय कंपाउंड टीम का विश्व कप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले तुर्की में इस वर्ष अप्रैल में वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में फ्रांस को हराया था। ये तीसरी बार है जब भारतीय टीम ने फ्रांस को फाइनल में पराजित किया है। पुरुष टीम में अभिषेक, रमन और रजत शामिल थे। इस तिकड़ी ने पिछले एशियाई खेलों में भी देश के लिए रजत पदक जीता था। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। तीरंदाजी भारतीय बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नजर आ रही है अगर विश्व कप स्टेज 2 के मुकाबले देखें। और आज जब मैं मुकाबला देख रहा था, मोहन भारद्वाज अच्छे निशाने लगा रहे थे, लेकिन कहीं थोड़ा सा चूक गए। जी हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है आर्चरी में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आर्चरी के अंदर, जैसे विंड की स्पीड है, विंड का डायरेक्शन है, और उसके बाद नर्व्स भी आ जाती हैं, और इतना जो बारीकी से जो शूट करना होता है, अपना तीर को छोड़ना होता है, बहुत सारी चीजें उसमें। लेकिन इतनी यहां तक पहुंच गए हैं, फ्रांस को 3 बार हरा चुके हैं। पिछले जो वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट स्टेज हुई थी उसमें भी इन्होंने फ्रांस को हराया था। और जो ये तिगड़ी है अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी की, मैं तो इनको समझ लीजिए कि 2014 या मेरे ख्याल से 2010 से देख रहा हूं मैं। एशियन गेम जब यहाँ ग्वांगझो में हुए थे, चाइना में हुए थे, फिर इंचियोन में हुए 2014 में, फिर 2018 में जकार्ता में हुए। इनका परफॉर्मेंस एक बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है कंपाउंड आर्चरी में। और जहां थोड़ा सा मुझे लगता है जहां पे ये लोग चूकते हैं वो है एक ओलंपिक स्टेज पे आके इनका थोड़ा सा डगमगाता है कॉन्फिडेंस, जो हमने टोक्यो में देखा जहां इनका कोई भी मेडल नहीं आ पाया। ऑल सेड एंड डन, बट ये जो प्रिपरेशन हो रही है टीम की, स्पेशली मेंस टीम की, कंपाउंड टीम की, रिकर में भी तालुकदार भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। वो भी रिकर में भी अगर थोड़ा सा और परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो वो भी फिर उस लेवल पे आ जाएंगे जहां पे ओलंपिक्स में वो क्वालिफाई कर सके। अभी ओलंपिक्स का तो क्वालिफिकेशन का टाइम अभी है, लेकिन जो एशियन चैंपियनशिप्स हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रुप स्टेज, जो स्टेज 1, आज इस बार तो स्टेज 2 थी, इसमें जो इनका परफॉर्मेंस जा रहा है बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप स्कीम जो गवर्नमेंट की है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसका बहुत ही बड़ा योगदान है इनका इस लेवल पे पहुंचने में। जिस तरह का प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं, आने वाले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में पदक हमारे पक्के हो चुके हैं अगर हम कहें तो। देखिए, एशियन गेम्स तो पोस्टपोन हो चुका है। एशियन गेम्स इस बार हैंगझाऊ चाइना में होना था, लेकिन अब उसकी अगली तारीख आई नहीं है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में आर्चरी है नहीं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हम आर्चरी का कोई मेडल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब भी एशियन गेम्स होंगे हैंगझाऊ में, पोस्टपोन्ड एशियन गेम्स दोबारा अगले साल होते हैं या इसी साल के और आगे बढ़ जाते हैं, वो हमें पता नहीं है। जब भी होंगे तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट, लाइक प्रीवियस एशियन गेम्स, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट मोर मेडल्स। तीरंदाजी के बाद अब बात आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम्स में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 5 बार की विजेता मुंबई सीजन में 13 में से केवल 3 मैच जीत सकी है। दिल्ली कैपिटल्स ने 13 में 7 मुकाबले जीते हैं। दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने के लिहाज से यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले प्लेऑफ में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये जो टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, क्या कुछ रहेगा आज का खेल, सुनते हैं राम की रिपोर्ट। आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। यह आईपीएल 15 के लीग स्टेज का 69वां मुकाबला होगा। 5 बार की विजेता मुंबई इस सीजन में 13 में से केवल 3 मैच ही जीत सकी है। दिल्ली कैपिटल्स ने 13 में से 7 मुकाबले जीते हैं। दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सीजन मिला जुला रहा है। कप्तान ऋषभ पंत उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। बल्लेबाजी में भी पंत फ्लॉप रहे हैं। आखिरी मुकाबले में मुंबई के विरुद्ध टीम को अपने कप्तान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। विड वार्नर का बल्ला इस सीजन में लगातार बोल रहा है। वार्नर से एक और बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कुलदीप यादव दिल्ली की ओर से सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। बीते कुछ मुकाबलों में वह उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन सबसे बुरा साबित रहा। लगातार हार और केवल 3 मैच जीतने के बाद अब मुंबई का खेमा विजय के साथ विदा लेना चाहेगा।
कीरोन पोलार्ड के फ्लॉप शो से परेशान होकर उन्हें टीम से अलविदा कर दिया गया है। पोलार्ड की जगह टीम में लिए गए टिम डेविड का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। जसप्रीत बुमराह भी पुरानी लय में लौट चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा से मुंबई आतिशी बल्लेबाजी की उम्मीद करेगा। वह अर्धशतक के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक भी बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। साल के अंत में टीम इंडिया को T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में रोहित का फॉर्म में लौटना बहुत जरूरी होगा। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। अजय, आज का मैच दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर उन्हें प्लेऑफ में पहुंचना है। जी हाँ, अभी दिल्ली 5वें स्थान पे है और अगर आज का मैच जीत जाती है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को नीचे करके वो प्लेऑफ में अपनी पोजीशन बना लेगी और उसके लिए उनको जीतना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जो 5 टाइम के फॉर्मर चैंपियंस रहे, आईपीएल चैंपियंस रहे हैं। आसान नहीं होगा क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं। रोहित शर्मा तो हमारे ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी हैं और उनको जैसा कि अभी बताया आपने कि वो जो है T20 वर्ल्ड कप होगा और वो लीड भी करेंगे रोहित शर्मा टीम को, तो डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस ये एक दे विल वांट टू बाउ आउट ऑन अ हाई। टीम तो पहले ही बाहर हो चुकी है, पूरी 10 टीमों में से सबसे लास्ट पे है मुंबई इंडियंस। बड़ी अजीब सा इस बार उनका परफॉर्मेंस प्रदर्शन रहा। हैविंग सेड दैट, दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो मैच है वो उसमें ज्यादातर उसका दारोमदार रहेगा डेविड वार्नर का बल्ला चलता है कि नहीं चलता है। पृथ्वी शॉ उनके जो पार्टनर रहे हैं, पार्टनर इन क्राइम आई वुड से, वो टाइफाइड से ग्रस्त हुए थे, पीड़ित हुए थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भी उन्होंने काफी समय बिताया और वो जो है अभी रिक्यूपरेट कर रहे हैं टीम होटल में। तो पृथ्वी शॉ टीम में नहीं है। डेविड वार्नर जरूर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, सलामी बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा। मिचेल मार्श ने जो पिछला मैच जो पंजाब किंग्स के साथ खेला था उसमें उन्होंने अपने फॉर्म में आए, उन्होंने 63 रन मारे मिचेल मार्श ने। और मिचेल मार्श का भी जैसे प्रदर्शन रहा है, वो शुरू में जब आए थे तो कोविड हो गया था उनको काफी समय तक। एक पहले तो आ नहीं पाए टीम के अंदर क्योंकि तब एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी। उसके बाद फिर उनको यहां जैसे ही आए उनको कोविड हो गया, कोविड से रिकवर किए, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। उसके बाद जब से वो आए धीरे धीरे उनका प्रदर्शन बढ़ता रहा है। और ये जो है डेविड वार्नर हो गया, मिचेल मार्श हो गया और इनके जो एक और सलामी अच्छे बल्लेबाज हैं सरफराज खान, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। इन तीनों का जो है जो प्रदर्शन रहा उसी के बलबूते पे जो है दिल्ली कैपिटल्स यहां तक पहुंचा। ऑफकोर्स पृथ्वी शॉ ने और इनिशियल पार्ट में डेविड वार्नर ने जो बहुत ही अच्छी मतलब 50 प्लस जो है पार्टनरशिप्स जो है कम से कम 4 या 5 खेली, उसके वजह से भी दिल्ली कैपिटल्स आज यहां तक पहुंचा है। अजय, मुंबई इंडियंस और अगर हम बात करें आरसीबी शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन अब जब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है ये आईपीएल हमारा, मुंबई इंडियंस से बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहा है। आज दिल्ली कैपिटल के साथ जब मुकाबला होगा तो कोई कड़ा मुकाबला देखने की हम सोच सकते हैं। देखिए, हर टीम जो होती है ना, कहते हैं कि हम किसी भी इवेंट में चले जाएं, जो टीम बाहर हो जाती है उसमें कहते हैं दिस टीम वांट्स टू बाउ आउट ऑन अ हाई, वुड लाइक टू बाउ आउट ऑन अ हाई, व्हाटएवर। तो मुंबई इंडियंस में देखिए 5 टाइम के चैंपियंस है, जज्बा है, रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं, उसके अलावा सलामी बॉलर भी हैं जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा इनके पास बहुत सारे अच्छे यंगस्टर्स भी आए हैं, जैसे डिवाल्ड ब्रूएस है, साउथ अफ्रीका का बेबी एबी डिविलियर्स कहते हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो खेला भी था। उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास। तिलक वर्मा है जैसे बैटिंग ऑलराउंडर है, ऋतिक शौकीन, अपना कुमार कार्तिक है, तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, लेकिन विन उनको जो है बहुत कम हासिल हुई हैं, जिसके चलते जो है वो डेफिनेटली इस टूर्नामेंट को खत्म करना चाहेंगे विथ अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। अजय, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो मिडिल ऑर्डर के अंदर ऋषभ पंत ने लगभग हर बार टीम को धोखा दिया है और वो ऐसे वक्त पे आउट हो जाते हैं जब टीम को उनसे बहुत उम्मीद होती है कि वो रन बनाएंगे और जीत जाएंगे। देखिए, उनकी पोजीशन देखिए, स्कीपर को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। ये पिछले बार हो चुका था जहां सनराइजर्स हैदराबाद में डेविड वार्नर का बल्ला नहीं चल रहा था, जिसके चलते उनको इंडिया लेग से कैप्टेंसी से बाहर कर दिया गया और उसके बाद जडेजा ने छोड़ा है और उसमें रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स में फिर जो है जब उनका परफॉर्मेंस सीएसके का वापस नहीं, मतलब अच्छा नहीं जा रहा था, तो महेंद्र सिंह धोनी को रविंद्र जडेजा ने अपना फिर से कैप्टन बना दिया, वो कैप्टेंसी से हट गए। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन बिल्कुल बिजनेस एंड है, 3-4 ही मैच बचे हैं, तो इस टाइम पे कोई भी हल्का सा भी इधर उधर टैंपरिंग करेंगे तो डेफिनेटली टीम के लिए बहुत ही बड़े एक हानि पहुंचेगी टीम को। तो दिल्ली कैपिटल्स इस टाइम पे अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करेगी, चाहे कैसा भी परफॉर्मेंस हो ऋषभ पंत का। दिल्ली कैपिटल्स कितने रन स्कोर बोर्ड पे लगाए कि हम मुंबई इंडियंस को
टारगेट कर सके। देखिए, मुंबई इंडियंस के लिए कोई भी स्कोर बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं है। हाँ। तो डेफिनेटली समवेयर इन द रेंज ऑफ 180 बहुत बड़ा एक वो रहेगा आपका जो है टॉस के ऊपर भी जी। तो कौन पहले बैटिंग करता है? दिल्ली कैपिटल बैटिंग कर रही है, 6 रन बना चुकी है। हाँ, तो दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग कर रही है तो इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि जब टीम बैटिंग सेकेंड होती है उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। क्रिकेट के मैदान से अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं रोलांड गैरोस यानी कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कल से आगाज हो रहा है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का। टेनिस प्रेमियों को इसका हमेशा इंतजार रहता है। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच, 13 बार के विजेता राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज एक ही ग्रुप में शामिल हैं। अल्कराज ने हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था और अजय जोकोविच, नडाल और अलेक्जेंडर ज़वेरेव तीनों को उन्होंने हराया हुआ है। एक नया सुपरस्टार राफेल नडाल को क्वार्टर फाइनल में हराया था, जोकोविच को सेमीफाइनल्स में और ज़वेरेव को फाइनल में हराया था मैड्रिड ओपन में। लेकिन उसके बाद इटालियन ओपन हुआ जहां पे नोवाक जोकोविच ने अपना इस साल का पहला टाइटल जीता जिसमें उन्होंने स्टीफेनोस सिसिपस को हराया था। तो ऐसा नहीं कि जोकोविच कोई पीछे हटने वाले हैं और डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। पिछले साल 13 टाइम के विजेता को हराया था, ऑल्दो फाइनल में नहीं हराया था, पहले हरा दिया था, लेकिन उन्होंने 13 टाइम के चैंपियन राफेल नडाल को भी हराया हुआ है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही चोटी की टक्कर रहेगी और स्पेशली चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो इशू हुआ था जहां पे कोविड का उन्होंने टीका नहीं लगवाया था, वैसे ही चले गए थे और उनको फिर कंपीट नहीं करने दिया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चल रहा है कि मैं कम से कम इस सीजन की शुरुआत जो है फ्रेंच ओपन से करूं, ये जीतूं और उसके बाद जो है जैसे राफेल नडाल के 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं, ये भी जोकोविच भी 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल पे पहुंचे और फिर उसको आगे चल के यूएस ओपन और विंबलडन में उसको पार करने की भी कोशिश करें। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तमाम दिग्गज खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक उसके बाद विंबलडन भी होगा, लेकिन विंबलडन में कुछ उहापोह नजर आ रहा है। जी हाँ, विंबलडन में थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो गई है क्योंकि जो विंबलडन ऑल इंग्लैंड क्लब है उसने कह दिया है कि वो रशियन और बेलारूशियन प्लेयर्स को नहीं compete करने देगा बिकॉज ऑफ रशियाज वॉर एग्रेशन ऑन यूक्रेन, जिसके चलते जो है ATP जो WTA एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स और WTA जो है विमेंस टेनिस एसोसिएशन जो जितने भी टेनिस टूर्नामेंट्स है वर्ल्ड में कंट्रोल करती है, उन्होंने कहा है कि हम विंबलडन को में रैंकिंग पॉइंट्स देंगे ही नहीं ATP मेंस के लिए और विमेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जीतता है, जो भी टाइटल जीतता है, जो रनर अप होता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, उसको कोई मेडल उसको कोई रैंकिंग पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे। इसका मतलब उसका महत्व ही नहीं होता, सिर्फ ट्रॉफी उठाएंगे और कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अब बात हॉकी की। हॉकी इंडिया ने FIH प्रो लीग टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। गोलकीपर सविता पुनिया को टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि ग्रेस इक्का को उप कप्तान बनाया गया है। सुनते हैं चारू की रिपोर्ट। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH प्रो लीग मुकाबले के लिए अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड का दौरा करेगी। प्रो लीग की पॉइंट टेबल में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। भारत का पहला मुकाबला 11 और 12 जून को मेजबान बेल्जियम से होगा। उसके बाद 18 और 19 जून को भारत और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। भारतीय टीम 21 और 22 जून को अमेरिका के साथ खेलेगी। टीम में जूनियर विश्व कप के स्टार बिच्चू देवी, इशिका चौधरी, अक्षिता ढेकले, बलजीत कौर, संगीता और दीपिका शामिल हैं। वहीं वंदना कटारिया और रानी रामपाल जैसा अनुभव अग्रिम पंक्ति में रखा गया है। डिफेंस लाइन में टोक्यो के स्टार ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर, दीप, इक्का ग्रेस, निक्की प्रधान जैसे चेहरे हैं। साथ मिडफील्ड का दारोमदार रियो खेलने वाली नवजीत सलीमा के कंधों पर है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। एक बार फिर भारतीय महिला हॉकी टीम पर दारोमदार है और उन्हें दिखाना है कि वो क्यों बेहतर रही हैं इस पूरे सीजन में। टोक्यो ओलंपिक्स में जो फोर्थ फिनिश करने के बाद उनका इतना परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है और रानी रामपाल भी वापस टीम में आ चुकी हैं और ऑल्दो सविता लीड कर रही हैं। और मेन बात तो ये है कि अभी जो हॉकी प्रो लीग है उसमें इंडिया की टीम जो है लीड कर रही है, नंबर 1 पोजीशन पे है। और डेफिनेटली जो 3 मैचेस होंगे फॉरेन में, नेदरलैंड्स में और बेल्जियम में, डेफिनेटली प्रूव करेंगे कि इंडिया का जो एक परफॉर्मेंस है एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुका है। अजय, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय साझा करने के लिए और तमाम आंकड़े हमारे सुनने वालों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।